मैं महिमा प्रस्तुत करने जा रही हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की एक बांग्ला कहानी का हिंदी रूपांतरण परिणीता। लक्ष्मण की छाती पर जब शक्ति बाण लगा होगा तो जरूर उनका चेहरा भयंकर दर्द से सिकुड़ गया होगा, लेकिन गुरुचरण का चेहरा शायद उससे भी ज्यादा विकृत और टूटा फूटा नजर आया। जब अलग सुबह अंतपुर से यह खबर आई कि घर की गृहिणी ने अभी अभी बिना किसी बाधा विघ्न के राजी खुशी 5वीं कन्या रत्न को जन्म दिया है। गुरुचरण 60 रुपए तनख्वाह का बैंक क्लर्क था, इसलिए उसका तन बदन जैसे ठेके के गाड़ी के घोड़े की तरह सूखा सूखा शीर्ण था। उसके चेहरे मोहरे और आंखों में भी उस जानवर की तरह ही निष्काम निर्विकार निर्लिप्त भाव। इसके बावजूद आज यह भयंकर शुभ संवाद सुनकर उनके हाथ का हुक्का हाथ में ही रह गया। वे अपनी जीर्ण पैतृक तकिया से टिककर बैठ गए। उनमें इतना जोर भी न रहा कि वे लंबी सी सांस ले सकें। यह शुभ संवाद लेकर आई थी उनकी तीसरी बेटी 10 वर्षीय अन्ना काली। चलो बापू चलो न देखने, बेटी का मुखड़ा निहारते हुए गुरुचरण ने कहा। बिटिया जरा एक गिलास पानी तो लाना, प्यास लगी है। बेटी पानी लेने चली गई। उसके जाते ही गुरुचरण को सबसे पहले प्रसूति खाने के सैकड़ों खर्च का ख्याल आने लगा। उसके बाद उनकी आंखों के आगे स्टेशन की वह भीड़ तैर गई। स्टेशन पर गाड़ी पहुंचते ही ट्रेन का दरवाजा खुला पाते ही जैसे तीसरे दर्जे के मुसाफिर अपना पोटला पोटली संभाले पागलों की तरह लोगों को कुचलते पीसते उछलते कूदते बाहर आते रहते हैं, उसी तरह मार मार का शोर मचाते हुए उनके दिमाग में चिंता परेशानियों का रेला हरहराने लगा। उन्हें याद आया पिछले साल अपनी दूसरी बेटी की शादी के वक्त बहु बाजार स्थित यह 2 मंजिला शरीफ आशियाना भी बंधक रखा जा चुका है और उसका 6 महीने का ब्याज चुकाना अभी तक बाकी है। दुर्गा पूजा में अब सिर्फ महीने भर की देर है। मझली बेटी के यहाँ उपहार वगैरह भी भेजना होगा। दफ्तर में कल रात 8 बजे तक डेबिट क्रेडिट का हिसाब नहीं मिल पाया। आज दोपहर 12 बजे अंदर सारा हिसाब बिलायत भेजना ही होगा। कल बड़े साहब ने हुक्म जारी किया है कि मैले कुचैले कपड़े पहनकर कोई दफ्तर में नहीं घुस सकेगा, जुर्माना लगेगा। जबकि पिछले हफ्ते से धोबी का अता पता नहीं है। घर के सारे कपड़े लत्ते समेटकर शायद वह 9-11 हो गया है। गुरुचरण से अब टिक कर बैठा भी न रहा गया। हाथ का हुक्का ऊंचा उठाकर वे अधलेटे हो आए। वे मन ही मन बुदबुदा उठे, हे भगवान, इस कलकत्ता शहर में हर रोज कितने ही लोग गाड़ी घोड़े तले कुचले जाते हैं, अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं। वे लोग तुम्हारे चरणों में क्या मुझसे भी ज्यादा अपराधी हैं? हे दयामय, मुझ पर दया करो। कोई भारी भरकम मोटर ही मेरी छाती पर से गुजर जाए। अन्ना कली पानी ले आई। लो बापी उठो, मैं पानी ले आई। गुरुचरण उठ बैठे और गिलास का सारा पानी एक ही सांस में पी गए। आह, ले बिटिया, गिलास लेती जा, उन्होंने कहा। उसके जाते ही गुरुचरण दोबारा लेट गए। ललिता कमरे में दाखिल हुई। मामा चाय लाई हूँ, चलो उठो। चाय का नाम सुनकर गुरुचरण दोबारा उठ बैठे। ललिता का चेहरा निहारते हुए उनकी आधी परेशानी हवा हो गई। रात भर जगी रही न बिटिया, आज थोड़ी देर मेरे पास बैठ। ललिता सकुचाई सी मुस्कान बिखेरते हुए उनके करीब चली आई। रात को मैं ज्यादा देर नहीं जागी मामा। इस जीर्ण शीर्ण चिंता फिक्रग्रस्त अकाल बूढ़े मामा के मन की गहराइयों में टीसती हुई व्यक्त पीड़ा का इस घर में उससे बढ़कर और कोई क्या एहसास करेगा। गुरुचरण ने कहा, कोई बात नहीं, आ मेरे पास आ। ललिता उनके करीब आ बैठी। गुरुचरण उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। अचानक उन्होंने कहा, अपनी इस बिट्टी को किसी राजा के घर दे पाऊं तो समझूंगा काम जैसा काम किया। ललिता सिर झुकाए झुकाए प्याली में चाय उड़ेलने लगी। गुरुचरण ने अपनी बात जारी रखी। अपने इस दुखियारे मामा के यहाँ तुझे दिन रात जी तोड़ मेहनत करना पड़ती है ना बिट्टू? ललिता ने सिर हिलाकर कहा, रात दिन मेहनत की क्या बात है मामा, सभी लोग काम करते हैं, मैं भी करती हूँ। उसकी इस बात पर गुरुचरण हंस पड़े। चाय पीते पीते उन्होंने पूछा, हाँ तो ललिता, आज खाने वाने का क्या होगा बिट्टी? ललिता ने सिर उठाकर जवाब दिया, क्यों मामा, मैं पकाऊंगी ना। गुरुचरण ने अचकचाकर कहा, तू पकाएगी बिटिया, तुझे पकाना आता है? आता है मामा, मामी से मैंने सब सीख लिया है। गुरुचरण ने चाय की प्याली रख दी और उसे गले लगाते हुए पूछा, सच्ची? सच्ची। मामी बता देती हैं, मैं पकाती हूँ। कितने ही दिनों तो मैंने ही पकाया है। यह कहते हुए ललिता ने सिर झुका लिया। उसके झुके हुए सिर पर हाथ रखकर गुरुचरण ने उसे खामोश आशीर्वाद दिया। उनकी एक गंभीर चिंता दूर हो गई।
यह घर गली के नुक्कड़ पर ही स्थित था। चाय पीते पीते उनकी निगाह अचानक खिड़की के बाहर जा पड़ी। गुरुचरण ने चीख कर आवाज लगाई, शेखर, ओ शेखर, सुन जरा, सुन। एक लंबा चौड़ा बलिष्ठ सुदर्शन नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। आओ बैठो, आज सवेरे अपनी काकी की करतूत शायद सुनी होगी। शेखर के होठों पर मंद मंद मुस्कान झलक उठी। करतूत क्या, लड़की हुई है, बस यही बात ना। एक लंबी सांस फेरकर गुरुचरण ने कहा, तुमने तो कह दिया बस यही बात, लेकिन यह किस हद तक बस यही बात है सिर्फ मैं ही जानता हूँ रे। ऐसा न कहें काका, काकी सुनेंगी तो बहुत दुखी होंगी। इसके अलावा भगवान ने जिसे भेजा है उसे ही लाड़ दुलार से अपना लें। शेखर ने तसल्ली दी। पल भर को खामोश रहने के बाद गुरुचरण ने कहा, लाड़ दुलार करना चाहिए यह तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन बेटा भगवान भी तो इंसाफ नहीं करते। मैं ठहरा गरीब मानस, मेरे घर में इतनी भरमार क्यों? यह घर तुम्हारे बाप के पास रेहन पड़ा है। खैर पड़ा रहे, मुझे इसका दुख नहीं शेखर, लेकिन हाथों हाथ ही देख लो ना। बेटा मेरी ललिता है, बिन माँ की बिन बाप की, सोने की गुड़िया। यह सिर्फ राजा के घर ही सजेगी। इसे मैं अपने जीते जी कैसे जिस तिस के हाथ में सौंपूं, बताओ। राजा के मुकुट में वह जो कोहिनूर जगमगाता है, वैसा कई कई कोहिनूर जमा करके मेरी इस बेटी को तौला जाए तो भी इसका मोल नहीं हो सकता। लेकिन यह कौन समझेगा? पैसों के अभाव में ऐसी रतन को मुझे बहा देना होगा। तुम ही बताओ बेटा, उस वक्त छाती में कैसा तीर चुभेगा। 13 साल की हो गई, लेकिन मेरे हाथ में 13 पैसे भी नहीं है कि इसका कोई रिश्ता तय कर पा रहा हूँ। गुरुचरण की आंखों में आंसू छलक आए। शेखर खामोश रहा। गुरुचरण ने अगला वाक्य जोड़ा, सुनो शेखरनाथ, अपने यार दोस्तों में ही तलाश कर न बेटा, अगर इस लड़की की कोई गति कर सके। सुना है आजकल बहुतेरे लड़के रुपए पैसे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, सिर्फ लड़की देखते हैं और पसंद कर लेते हैं। ऐसा कोई लड़का संयोग से मिल जाए शेखर, तो मैं कहता हूँ मेरे आशीर्वाद से तुम राजा होगे। और क्या कहूँ बेटा, इस मोहल्ले में तुम लोगों के ही आसरे भरोसे हूँ। तुम्हारे बाबूजी मुझे अपने छोटे भाई की तरह ही दिखते हैं। शेखर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है देखूंगा। देखो बेटा भूलना नहीं, ललिता ने तो 8 साल की उम्र में तुमसे ही पढ़ना लिखना सीखा है, इंसान बन रही है। तुम भी तो देख रहे हो वह कितनी बुद्धिमती है, कितनी शांत शिष्ट है। बूंद की भर की लड़की। आज से वही हमारे यहाँ पकाएगी, परोसेगी, देगी, सहेजेगी। आपसे सब कुछ उसके जिम्मे। उस पर ललिता ने एक बार नजरें उठाकर झट से झुका ली। उसके होठ के दोनों कोर इश्क फैलकर रह गए। गुरुचरण ने फिर एक लंबी सांस छोड़कर कहा, इसके बाप ने ही क्या कम रोजगार किया, लेकिन सारा कुछ इस ढंग से दान कर गया कि इस लड़की के लिए कुछ नहीं रखा। शेखर खामोश रहा। गुरुचरण खुद ही दोबारा बोल उठे, वैसे कुछ भी रखकर नहीं गया, यह भी कैसे कहूं। उसने जितने सारे लोगों का जितना जितना दुख मिटाया, उसका सारा पुण्य मेरी इस बेटी को सौंप गया। वरना इतनी नन्ही सी बच्ची ऐसी अन्नपूर्णा हो सकती है भला? तुम ही बताओ शेखर, यह सच है या नहीं? शेखर हंस पड़ा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह जाने के लिए उठने ही वाला था। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? उन्होंने पूछा। बैरिस्टर के यहाँ, एक केस के सिलसिले में। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ। गुरुचरण ने उसे फिर याद दिलाया, मेरी बात जरा याद रखना बेटा। वह जरा सांवली जरूर है, लेकिन ऐसी शक्ल सूरत, ऐसी हंसी, इतनी दया माया दुनिया भर में खोजते फिरने पर भी मिलेगी नहीं। शेखर ने सहमति में सिर हिलाया और मंद मंद मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। उस लड़की की उम्र 25-26, एमए पास करने के बाद अब तक अध्यापन में लगा रहा। पिछले वर्ष अटॉर्नी बन गया। उसके पिता नवीन राय का गुड़ का कारोबार था। लखपति बन जाने के बाद इधर कुछ एक सालों से कारोबार छोड़कर घर बैठे तिजारती का धंधा शुरू कर दिया है। बड़ा बेटा वकील व शेखर नाथ उनका छोटा बेटा है। मोहल्ले की छोर पर उनका विशाल तिमंजिला मकान शान से सिर उठाए खड़ा है। उसी मकान की खुली छत से सटी हुई गुरुचरण की छत है, इसलिए दोनों परिवारों में बेहद आत्मीयता जुड़ गई थी। घर की औरतें इसी राह आना जाना करती थीं। काफी लंबे अरसे से श्याम बाजार के किसी अमीर घराने के साथ शेखर के विवाह की बातचीत चल रही है। उस दिन जब भी लोग देखने आए तो इन लोगों ने अगले माह का कोई शुभ दिन तय करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन शेखर की मां ने इनकार कर दिया। उन्होंने मेहरी के जरिए मर्दाने में यह कहला भेजा कि लड़का जब खुद लड़की देखकर पसंद कराए तभी यह विवाह संभव है। नवीन राय की नजर सिर्फ दौलत पर थी।
गृहिणी की इस टाल मटोल से वे नाराज हो उठे। यह कैसी बात? लड़की तो देखी भाली है, बातचीत पक्की हो जाने तो उसके बाद सगाई के दिन अच्छी तरह देख लेना। लेकिन गृहिणी राजी नहीं हुई। उन्होंने पक्की बातचीत करने से मना कर दिया। उस दिन नवीन राय जिस कदर नाराज हुए कि खाना भी काफी देर से खाया और दोपहर को वे बाहर वाले कमरे में ही सोए। शेखर नाज शौकीन तबीयत का शख्स था। वह तीसरी मंजिल के जिस कमरे में रहता था वह काफी सजा हुआ था। करीब 5-6 दिन बाद एक दिन दोपहर को जब वह अपने कमरे में बड़े से आईने के सामने खड़ा खड़ा लड़की देखने जाने के लिए तैयार हो रहा था, ललिता कमरे में दाखिल हुई। कुछ एक पल उसकी तरफ खामोश निगाहों से देखते हुए उसने कहा, सुनो, जरा अच्छी तरह सजा बजा तो दो ताकि बीबी पसंद कर ले। ललिता हंस पड़ी। अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है शेखरदा, मैं रुपए लेने आई हूँ। इतना कहकर उसने तकिए के नीचे दबी चाबी निकाली और अलमारी खोलकर दराज से कुछ रुपए निकालकर गिने। रुपए आंचल में बांधकर उसने स्वगत ही कहा, जरूरत के वक्त रुपए ले तो जाती हूँ, मगर इतना सब शोध कैसे होगा? शेखर ने ब्रश फेरकर एक तरफ के बाल बड़े जतन से ऊंचे किए और पलटकर ललिता की ओर मुखातिब हुआ। शोध होगा नहीं, हो रहा है। ललिता को उसकी बात समझ में नहीं आई। उसकी आंखें शेखर के चेहरे पर गड़ी रहीं। यूं देख क्या रही हो, समझ में नहीं आया? ना, ललिता ने इनकार में से हिला दिया। जरा और बड़ी हो जाओ तब समझ जाओगी। इतना कहकर शेखर ने जूते पहने और कमरे से बाहर निकल गया। रात को शेखर कोच पर चुपचाप लेटा हुआ था। अचानक उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। माँ तख्त पर बैठ गई। लड़की देखी? कैसी है रे? अच्छी। माँ के चेहरे की तरफ देखते हुए शेखर ने जवाब दिया। शेखर की माँ नाम भुवनेश्वरी, उम्र लगभग 50 के करीब आ पहुंची थी, लेकिन तन बदन इतना कसा हुआ, इतना खूबसूरत कि वे 35-36 से ज्यादा की नहीं लगती थी। ऊपर से उनके ऊपर आवरण के अंदर जो मात्र हृदय मौजूद था वह और भी ज्यादा नया और कोमल था। वे गांव देहात की औरत, गांव देहात में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी हुई, लेकिन शहर में भी कभी किसी दिन भी बेमेल नजर नहीं आई। जैसे उन्होंने शहर की चुस्ती फुर्ती, जीवंतता और आचार व्यवहार उन्मुक्त भाव से ग्रहण कर लिया, उसी तरह अपनी जन्मभूमि की निविड़ निस्तब्धता और माधुर्य भी उन्होंने नहीं खोया। यह माँ शेखर के लिए कितना विराट गर्व थी, यह बात उसकी माँ भी नहीं जानती थी। ईश्वर ने शेखर को काफी कुछ दिया था, अनन्य सेहत, रूप, ऐश्वर्य, बुद्धि, लेकिन ऐसी माँ की संतान हो पाने का सौभाग्य वह समूचे तन मन से ऊपर वाले का सबसे बड़ा दान मानता था। अच्छा, कहकर तू चुप क्यों हो गया? माँ ने पूछा। शेखर ने दोबारा हंसकर सिर झुका लिया। तुमने जो पूछा वही तो बताया। माँ भी हंस पड़ी। कहाँ बताया? रंग कैसा है? गोरा? किसके जैसी है? हमारी ललिता जैसी। शेखर ने सिर उठाकर जवाब दिया। ललिता तो काली है माँ, उससे तो गोरी है। चेहरा, मोहरा, आंखें कैसी हैं? वह भी बुरी नहीं। तो घर के कर्ता से कह दूं? इस बार शेखर खामोश रहा। कुछ एक पल बेटे का चेहरा पढ़ते हुए माँ ने अचानक सवाल किया। हाँ रे, लड़की पढ़ी लिखी कितनी है? वह तो मैंने नहीं पूछा माँ। माँ एकदम से ताज्जुब में पड़ गई। यह कैसी बात है रे? जो आजकल तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वही बात पूछकर नहीं आया। शेखर हंस पड़ा। नहीं माँ, यह बात तो मुझे याद ही नहीं रही। बेटी की बात सुनकर अब वे बाकायदा विस्मित हो उठी और कुछ एक पल उनकी निगाहें बेटे के चेहरे पर गड़ी रहीं। अचानक वे हंस पड़ी। यानी तू वहां ब्याह नहीं करेगा? शेखर जाने क्या कहने को जा रहा था। अचानक ललिता को कमरे में दाखिल होते देखकर वह खामोश हो गया। ललिता धीमे कदमों से भुवनेश्वरी के पीछे आ खड़ी हुई। भुवनेश्वरी ने बाईं तरफ से उसे खींचकर अपने सामने कर लिया। क्या बात है बिटिया? ललिता ने फुसफुसाकर जवाब दिया। कुछ नहीं माँ। वह पहले उन्हें मौसी बुलाया करती थी, लेकिन उन्होंने उसे बरसते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौसी नहीं, माँ हूँ। बस उसी दिन से वह उन्हें माँ बुलाने लगी। भुवनेश्वरी ने उसे और करीब खींचकर उसे दुलारते हुए पूछा, कुछ नहीं। तो तू मुझे सिर्फ एक बार देखने आई है? ललिता खामोश रही। देखने आई है कि वह खाना कब पकाएगी? शेखर एकदम से बोल उठा। क्यों पकाएगी? क्यों? शेखर ने विस्मित मुद्रा में पलटकर सवाल किया। तो उन लोगों का खाना और कौन पकाएगा? उस दिन उसके मामा ने भी तो यही कहा कि पकाने परोसने का काम ललिता ही करेगी। माँ हंस पड़ी। उसके मामा की क्या बात है? कुछ कहना था सो कहकर छुट्टी पा ली। उसकी तो अभी शादी नहीं हुई, उसके हाथ का खाएगा कौन? मैंने अपने पंडित जी को भेज दिया है कि वे ही पकाएंगे।
हमारा खाना बड़ी बेहरानी बना रही है। आजकल दोपहर को मैं वहीं चली जाती हूँ। शेखर समझ गया उस दुखी परिवार की जिम्मेदारी माँ ने अपने ऊपर ले ली है। उसने राहत की सांस ली और खामोश हो रहा। करीब महीना भर गुजर गया। एक शाम शेखर अपने कमरे के कोच पर लेटा लेटा कोई अंग्रेजी उपन्यास पढ़ रहा था। उस उपन्यास में वह खासा मगन हो गया था। तभी ललिता उसके कमरे में दाखिल हुई। उसने तकिए के नीचे से चाबी निकाली और खटखट की आवाज के साथ वह अलमारी का दराज खोलने लगी। किताब से सिर उठाए बिना ही शेखर ने पूछा, क्या बात है? रुपए निकाल रही हूँ। शेखर ने हुंकार भरी और पढ़ने में ध्यान मग्न हो गया। ललिता ने आंचल में रुपए गठियाकर उठ खड़ी हुई। आज वह काफी सज धज कर आई थी। वह चाहती थी शेखर एक बार उसे देख ले। 10 रुपए लिए हैं शेखर दा। अच्छा। शेखर ने जवाब तो दिया मगर उसकी तरफ देखा नहीं। निरुपाय ललिता इधर उधर की चीजें उलटने पलटने लगी। झूठ मूठ ही देर तक रुकी रही, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन यूं चले जाने से ही तो नहीं चलता। उसे दोबारा लौटकर दरवाजे पर खड़े होना पड़ा। आज भी लोग थिएटर जा रही थीं। शेखर की अनुमति बिना वह कहीं नहीं जा सकती, यह बात वह जानती थी। किसी ने उसे शेखर से अनुमति लेने को नहीं कहा, या वह क्यों, किस लिए, ये सब ख्याल उसके मन में कभी नहीं जगे। लेकिन इंसान मात्र में एक सहज स्वाभाविक बुद्धि मौजूद होती है। उस बुद्धि ने उसे सिखाया था कि भले और कोई मनमानी कर सकता है, जहां चाहे जा सकता है, मगर वह ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए वह आजाद भी नहीं है। मामा मामी की अनुमति ही उसके लिए यथेष्ट नहीं है। दरवाजे की आड़ में खड़ी खड़ी उसने कहा, हम लोग नाटक देखने जा रही हैं। उसकी मृदु आवाज शेखर के कानों तक नहीं पहुंची। ललिता ने जरा और तेज आवाज में कहा, सब लोग मेरे इंतजार में खड़े हैं। इस बार शेखर के कानों तक उसकी आवाज पहुंच गई। उसने किताब एक ओर रखते हुए पूछा, क्या बात है? ललिता ने तमक कर जवाब दिया, इतनी देर बाद मेरी आवाज कानों तक पहुंची। हम लोग थिएटर जा रहे हैं। हम लोग कौन? शेखर ने पूछा। मैं, अन्ना काली, चारूबाला का भाई, चारूबाला उसके मामा। यह मामा कौन है? शेखर, उसका मामा कौन? ललिता, उनका नाम गिरीन्द्र बाबू है। 5-6 दिन हुए अपने घर मुंगेर से यहाँ आए हैं। यहीं कलकत्ते में रहकर बीए में पढ़ेंगे। बड़े अच्छे आदमी हैं। शेखर बीजमई कह उठा, वाह, नाम पता पेशा सब मालूम कर लिया तुमने। देख पड़ता है इतने ही दिन में खूब हेलमेल हो गया है, इसीलिए 4-5 दिन में ही तुम गायब रहती हो। जान पड़ता है ताश खेला करती हो। अचानक शेखर के बात करने का ढंग बदला हुआ देखकर ललिता डर गई। उसे ख्याल भी न था कि इस तरह का प्रश्न उठ सकता है। वह चुप ही रही। शेखर ने फिर पूछा, इधर कई दिन से ताश का खेल होता था, क्यों? ललिता ने संकुचित होकर धीरे से अपनी लाचारी जताते हुए संकोच के स्वर में कहा, चारू के कहने। चारू के कहने से? क्या कहने से? कहते हुए शेखर ने एक बार सिर उठाकर ललिता की ओर देखा, फिर कहा, एकदम कपड़े लत्ते से लैस होकर आई हो। अच्छा जाओ। लेकिन ललिता नहीं गई, वहीं चुपचाप खड़ी रही। चारूबाला का घर ललिता के घर के पास ही है। चारू उसकी बहनेली है। दोनों हमजोली हैं। चारू के चरवाले ब्रह्म समाजी हैं। इस गिरिंद्र के अलावा चारू के घर के सभी आदमी शेखर के परिचित हैं। 5-7 साल हुए गिरिंद्र कुछ दिन के लिए एक बार यहाँ आया था। अब तक वह बांकीपुर में पढ़ता था। कलकत्ते आने का न प्रयोजन ही हुआ और न वह आया ही। इसी कारण शेखर उसे जानता पहचानता न था। ललिता को फिर भी खड़े देखकर, बेकार क्यों खड़ी हो, जाओ, कहकर शेखर ने फिर किताब खोल ली और पढ़ना शुरू कर दिया। 5 मिनट के लगभग चुप रहने के बाद ललिता ने फिर धीरे से पूछा, जाऊं? जाने ही को तो कह चुका हूं ललिता। शेखर का रंग ढंग देखकर ललिता के मन से थिएटर देखने का उत्साह उड़ गया। लेकिन बात ऐसी थी कि गए बिना रहा भी नहीं गया। तय यह हुआ कि आधा खर्च चारू का मामा देगा और आधा ललिता देगी। चारू के घर में सब लोग उसी की अपेक्षा कर रहे होंगे। देर होने के कारण ऊब रहे होंगे। जितनी देर हो रही है उतनी ही उन लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। यह दृश्य कल्पना के द्वारा ललिता की आंखों के आगे नाचने लगा, किंतु बचने का कोई उपाय भी उसे नहीं सूझ पड़ता था। और भी 2-3 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर उसने कहा, बस सिर्फ आज ही के दिन जाना चाहती हूँ, जाऊं? शेखर ने किताब को एक तरफ फेंक दिया और धमकाकर कहा, दिक मत करो ललिता, जाने की इच्छा है तो जाओ। अब अपना भला बुरा समझने लायक हो चुकी हो। सुनते ही ललिता चौंक उठी। ललिता को अक्सर शेखर झड़कता, डांटता और धमकाता था।
आज कुछ पहला ही मौका न था। सुनने और सहने का अभ्यास उसे अवश्य था, लेकिन इधर 2-3 साल से ऐसी कड़ी झिड़की या तड़प झेलने की नौबत नहीं आई थी। उधर साथी सब राह देख रहे हैं, इधर वह खुद भी पहन ओढ़कर तैयार खड़ी है। सिर्फ रुपए लेने के लिए आना ही आफत हो गया। अब उन सब साथियों से जाकर वह क्या कहेगी? कहीं आने जाने के लिए ललिता को आज तक शेखर की ओर से पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। वह कभी रोक टोक नहीं करता था। इसी धारणा के बल पर वह आज भी एकदम सज धज कर शेखर के पास केवल रुपए भर लेने आई थी। दोस्तों, अभी आपने सुना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे हुए उपन्यास का पहला भाग। अगले भाग के साथ जल्द ही आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।